हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका हाल ही में पेपर हुआ है कांस्टेबल का। तो उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लेकिन गाइस एक मैं यहाँ पे आपको सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे एक्चुअली प्लस माइनस जो वाले सिंबल है ना, जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है। क्लियरिटी से मेरा मतलब ये है, जैसे आप देख सकते हैं ये प्लस अभी यहाँ पे साफ दिख रहा है थोड़ा सा, ये अब ये थोड़ा यहाँ पे क्लियर नहीं है, ये भी थोड़ा क्लियर नहीं है, शायद ये इनटू है, ये फिर भी क्लियर है, माइनस प्लस। आप लोग क्या पेपर होगा तो उसको जरूर देखिएगा। और ये शायद माइनस है, ये प्लस है, ये डिवीजन है या प्लस है, क्लियरिटी नहीं है। तो इसमें करना क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपको बोला है 175 है, ये 25 है, 5 23 और 10। यहाँ पे ना आपको एक्चुअल ये वाले साइन यूज नहीं करने जब आप कैलकुलेशन करोगे। करेक्ट, आपको बोला हुआ है कि इस वाले साइन को इससे रिप्लेस किया है। जैसे यहाँ पे माइनस को यहाँ पे आई थिंक आप इससे करेंगे, माइनस को किससे रिप्लेस किया, माइनस को शायद ये प्लस है, डिवाइड है। आप लोगों के पास पेपर होगा उसको एक बार ध्यान से देखिएगा। तो जो जो साइन आपको बोले हैं कि इस वाले साइन को इससे रिप्लेस किया है तो आप रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद जब आप पूरा रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस करने के बाद आपको करना है बॉड मास यूज, BODMAS। और बल्कि कहा जाए तो ये V बॉड मास होता है, यानी विनकुलम। बी फॉर ब्रैकेट, जैसे आपका बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट मतलब स्मॉल, फिर आपका मझला ब्रैकेट, फिर आपका सबसे छोटा ब्रैकेट बड़ा, मझला सबसे छोटा। O स्टैंड फॉर ऑफ, D स्टैंड फॉर डिवीजन, M स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, A स्टैंड फॉर एडिशन, लास्ट में ऐसे यानी ये सबट्रैक्शन के लिए आपका यूज होगा। तो यहाँ पे आप बॉड मास लगाएंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा और बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। करेक्ट, आप लोगों के पास पेपर में क्लियर इमेज होगी, आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आपने बहुत टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे कि आपको डब्बे में नंबर्स दिए जाते हैं, या ये डब्बा किसी भी फॉर्म का हो सकता है। कभी आपको इस टाइप का डब्बा ही मिल सकता है, यानी इस स्क्वायर शेप में, जैसे इसमें लाइंस आप देख रहे हैं, यानी 9 बॉक्सेस हैं। या आपको इस टाइप का शेप मिल सकता है, या फिर आपको एक बीच में गोला मिला और 4 गोले इस साइड से मिल गए। तो इस पे बहुत वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। करेक्ट, और भी बहुत सारी वैरायटी होती है। तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो इसको किस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको देखना है, देखो आप 4 नंबर बाहर देख रहे हैं, बीच में एक नंबर देख रहे हैं, 4 नंबर बाहर, बीच में एक बड़ा सा नंबर। इस तरह आपको बताना है कि बाहर वाले नंबर का यूज करके कैसे 22 बने। अगर ये पकड़ लेते हैं तो इसमें कंफर्म कर लीजिए, और लास्ट वाले में आप उस तरह से आंसर दे दीजिए। तो इधर देखिए, अगर आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 22। तो पैटर्न अगर आपका सही है तो ये इसमें भी फॉलो होना चाहिए। तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, 5 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई तो 25 आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 49 आ जाएगा। बस कंफर्म हो गया। अब इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो यानी 9 5 जा 45, 9 5 45 और 7 चौको 28, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5 13, हाथ से लगो 1, 4 2 4 1 7, 73 आपका आंसर आ रहा है। और देख सकते हैं ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और गलती से मैंने इसमें टिक भी मार दिया, यानी ऑप्शन वही आने वाला था। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, एक कार दो स्टेशन के बीच 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या है। तो देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, औसत चाल का मतलब होता है एवरेज स्पीड, जो हम बोलते हैं ये होता है आपका टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस की बात करें वो दो स्टेशन के बीच की बात है, ए और बी के बीच की बात है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका टोटल डिस्टेंस, ये एक्स डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है तो वापस भी कितना आएगा, एक्स डिस्टेंस आएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, 2x हो गई, करेक्ट। और टोटल टाइम की बात करें तो आपको पता है जो आपका टाइम होता है वो होता है, देखो एक चीज ध्यान रखना, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से जो आपका टाइम निकलेगा वो निकलेगा, देखो थोड़ा साइड में कर देते हैं ऊपर को, तो ये आपका जो टाइम निकलेगा वो निकलेगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस की बात x करूं तो डिस्टेंस ओवर स्पीड आपको दी है, स्पीड कितनी है, देखो ये 60 है। और इस वाले केस में ये पहले t1 आपका टोटल टाइम है, तो टोटल टाइम में आपका एक बार जब वो जा रही है कार तो वो टाइम आएगा, एक बार जब कार वापस आएगी तो वो वाला टाइम आएगा, क्योंकि आना जाना दोनों है ना, ऐसे x गई फिर ऐसे x वापस आई। तो यहाँ पे टाइम कितना आएगा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन आपका स्पीड नेक्स्ट कितनी है 90। तो डिस्टेंस तो सेम ही ना, पहले उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, उसके बाद जब वापस आया तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे आप, ये 2x होएगा और यहाँ पे नीचे देखेंगे x कॉमन लेंगे, आप x कॉमन लेंगे तो कितना बनेगा 1/60 और ये 1/90 बनेगा। ये बहुत आसान है, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता देता था। तो ये कितना गया, x कट गया और ये कितना बन गया आपका, ये 2 एज इट इज रहेगा ऊपर। और यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे आप तो 60 और 90 ऊपर चला जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा आपका, ये बचेगा सिर्फ कितना प्लस का 60 और 90, कैसे, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 90 यहाँ पे आएगा, देखो ऐसे लेंगे ना एलसीएम, आपको पता है, तो 90 यहाँ पे और प्लस 60 आएगा, और जो नीचे 90 और 60 था ना यहाँ पे, इसको हमने ऑलरेडी ऊपर भेज दिया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका फॉर्मूला क्या बना, 2 × 60 × 90
ओवर ये कितना आ गया देखो 90 प्लस 60 यानी जोड़ के लिख दो स्क्वायर 9 6 15 यानी 150 आ गया, जीरो से जीरो कट गया तो देखो 3 3 9 3 पंजे 15, 5 से 60 को काट दो 12 टाइम, करेक्ट। तो ये आपका कितना बन गया 12 दूनी 24, 24 को 3 से गुणा कर दो, 24 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 चक्को 12 से लगो 1 3 2 6 और 1 7 72, यानी जो उसकी एवरेज स्पीड होगी वो होगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, अगर आपको स्पीड दिए तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा सीधे एवरेज, ये जो आपका एवरेज स्पीड होएगा तो कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू ए बी ओवर ए प्लस बी, जहां पे ए और बी क्या है स्पीड है, क्या है ये स्पीड है। तो बस क्या करो 2 इंटू 60 इंटू 90 ओवर 60 प्लस 90 सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए कि 5 दोस्तों ए बी सी डी तथा ई में कौन सबसे लंबा है। आपको इंफॉर्मेशन क्या दी है, डी ए और सी से लंबा है, तो ध्यान दीजिए डी जो है वो ए से भी लंबा है और डी जो है वो सी से भी लंबा है। ए और सी में क्या कनेक्शन है हमको नहीं पता, तो हम इस तरह से बना सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं बोल सकते। ध्यान दीजिएगा अगला क्या बोला है कि जो बी है वो ई से छोटा है, यानी ठीक है भाई साहब जो ई है वो बी से बड़ा हो गया लेकिन डी से लंबा है, बी ई से छोटा है लेकिन डी से लंबा है, तो ठीक है भाई डी यहां पे आ गया। अगर मैं इनको कंबाइन करके एक इक्वेशन बनाऊं तो मैं कुछ ऐसा बना सकता हूं कि भाई ई आ गया, ई से छोटा बी आ गया, बी से छोटा डी आ गया, डी के पहले कौन होंगे, डी बड़ा होगा किससे, ए और सी से, और ए और सी में हमको रिलेशन नहीं पता। पूछा गया हमसे कि इनमें से ए बी सी डी तथा ई में से कौन सबसे लंबा है, तो भाई सबसे लंबा कौन सा होगा का ई होगा। छोटा नहीं पूछा है, छोटा पूछता तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको दो चीज बोलनी होती है, या तो ए छोटा होता या फिर सी छोटा होता, लेकिन पूछा उसने सबसे लंबा कौन है, तो यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, और इस बार रीजनिंग के आपके करीबन 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो समझ लो आप रीजनिंग का कितना वेटेज है। रीजनिंग को आप स्किप नहीं कर सकते, और रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अच्छा स्कोर दिलवाता है। इसका देखो आप देखोगे क्वेश्चंस इसके 10 क्वेश्चन कम नहीं होते, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, क्योंकि यही आपका स्कोर को कम ज्यादा करेंगे। क्योंकि देखो जो पढ़ने वाली चीजें तो उसमें नॉर्मली टिक करके आप आंसर ले आओगे, या आपको डायरेक्टली पता है तो आप उसमें मतलब उसमें आपको चीजें याद करनी होती हैं, अगर आपको पता है तो आप टिक मारोगे, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये आपको पता है कि किस तरह की आपकी मेहनत होती है। तो इसमें क्या है, ये आपका एक्चुअली इतनी मेहनत वाली चीज नहीं है। अगर आपको छोटे से कुछ कॉन्सेप्ट पता है, यानी बेसिक चीजें पता है कि किस तरह से सॉल्व करना है, तो आप बेसिक चीजों का इस्तेमाल करके यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। तो इसका एक अच्छा खासा वेटेज है, तो इसको स्किप मत कीजिएगा। रीजनिंग कुछ लोग छोड़ते हैं, ज्यादा मार्क्स की कहें 6 से 7 मार्क्स की छोड़ देते हैं, तो छोड़ना नहीं है। रीजनिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके 10 क्वेश्चन ये सही हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि 10 मार्क्स, और आपको पता है कि 1 मार्क्स से कभी कभार आपका पेपर रह जाता है, तो सोचो 10 मार्क्स आपके लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रीजनिंग को कभी भी स्किप मत कीजिएगा। जो पढ़ा हुआ है वो तो आपको आता है तो आप कर ही लेंगे, नहीं मतलब उसमें मेहनत ज्यादा है, आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बट रीजनिंग के लिए इतनी ज्यादा मेहनत नहीं होती है, आपको बेसिक चीजें करनी होती है, तो इसको कभी भी स्किप मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, एक समतल दर्पण में देखा जाता है तो एक घड़ी 8:30 का समय दिखाती है, तो सही समय क्या है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो जैसे ये आपकी घड़ी है, मैं यहाँ पे बना रहा हूं, जैसे आप देख रहे हैं कि अभी 12 बज रहे हैं, 12 नहीं अभी चलो आप 10 बजाओ, ये आपका 10 बज रहा है, तो ये आपको कैसा दिखेगा, जब मिरर में देखेंगे तो ये ऐसा बनेगा, करेक्ट। तो ये आपको कितना दिखेगा, 2 दिखेगा, और यहाँ पे भी 10 बज रहा है, तो 2 दिख रहा है। तो यहाँ पे कनेक्शन क्या, देखो यहाँ पे 10 बज रहा है, 10 AM हो रहा है, और यहाँ पे आपको दिखेगा 2 PM हो रहा है। तो कनेक्शन क्या मिल रहा है, दोनों के टाइमिंग को अगर आप जोड़ते हो तो आपको 12 मिल रहा है सम, करेक्ट, दोनों का सम 12 मिल रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक क्या है कि अगर आपको कोई सा भी टाइम दिया हो, आपको या तो मिरर वाला टाइम दिया हो तो आपसे पूछ सकता है कि रियल में कितना टाइम हो रहा है, घड़ी का टाइम बताओ, या हो सकता है आपको घड़ी का टाइम दिया हो तो उसको शीशे में अगर देखें, दर्पण में देखें तो टाइम कितना हो रहा है, तो ये भी पूछ सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे 12 से माइनस कर दो, तो 12 में से इस वाले टाइम को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 8:30 है। अब एक काम ही करेंगे, यहाँ पे 30 को कैसे माइनस किया जाए, तो आप 12 बजे को लिख सकते हो 11:60, और यहाँ पे कितना है आपका 8 है, तो 8:30 हो जाएगा। जब माइनस करोगे कितना आएगा, 0 में से 0 गया 0, 6 में 3 गया 3 बचेगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 11 में से आप 8 माइनस करेंगे तो आपका ये कितना बचेगा, 11 में से 8 को माइनस करेंगे 3 बचेगा, तो ये आपका 3.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसी अगर आपसे पूछता है कितना, अगर आपको पूछता है कि अभी घड़ी में इतना टाइम हो रहा है, और इसको अगर हम इसका जल प्रतिबिंब देखें तो इसमें कितना टाइम होगा, तो आपको क्या करना होता है, इन दोनों को जोड़ के जो टाइमिंग आती है वो आती है 18.5 घंटे। तो अगर आपको घड़ी का टाइम दिया है तो आपसे पूछ सकता है कि इसके वाटर इमेज में कितना टाइम हो रहा है, तो आप 18.5 से माइनस कर दो, या आपको बोला होगा कि वाटर इमेज में इतना टाइम दिया है, घड़ी का टाइम निकालो, तो भी आपको 18.5 से माइनस करना है और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, दिए गए आरेखों में से कौन सा आरेख
तरल, पिज्जा, दूध के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो देखिए तरल है और हम दूध की बात करें तो ये तरल है, तरल में बहुत सारी चीजें आती हैं, दूध आता है, पानी आता है और कोई भी लिक्विड आप ले सकते हैं, क्योंकि तरल आपका लिक्विड ही है तो यहाँ पे आपका दूध आ गया और पिज्जा आपका सॉलिड पार्ट हो गया, इसको हम बाहर रखेंगे। तो जो आपका कनेक्शन बन रहा है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है, देख रहे हैं, ये आपका आ गया तरल, इसके अंदर आ गया दूध और ये आपका हो गया पिज्जा। बस बन गया आपका कनेक्शन। तो देख लो आपका कहां बन रहा है ऐसा कनेक्शन, ये आपका बन रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें बोला है गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, तो गायों की संख्या बताइए। क्या कनेक्शन दिया यार, देखो इतने शॉर्ट में निपटा दिया। गायों और मुर्गियों की संख्या की बात चल रही है, तो मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास, मान लीजिए y मुर्गियां हैं और x गाय हैं, या फिर आप, अच्छा पहले गाय बोला तो एक काम कर लो, गायों को मान लो x और मुर्गियों को मान लो y, ठीक है, इस तरह से करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत भी ना आए। गाय पहले तो गाय को x ले लिया और मुर्गियां बाद में तो मुर्गियों को y ले लिया। अब कनेक्शन क्या दिया है कि पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। तो अगर पैरों की संख्या की बात की जाए, दोनों के पैर लेंगे आप, ठीक है, तो गाय में 4 पैर होते हैं और मुर्गियों में, यानी गाय के 4 पैर होते हैं और मुर्गियों में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो 4 + 2y इज इक्वल टू, यानी पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने, यानी सिर तो सभी के पास होंगे, एक ही होंगे, यानी गाय के पास भी एक ही सिर है और मुर्गी के पास भी एक ही सिर है, तो सिरों की संख्या का दुगना, ये 2 आ गया प्लस 14 अधिक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो 4x + 2y इज इक्वल टू, ये 2x आएगा और ये 2y आएगा और ये 14 हो जाएगा। तो क्या हो गया, देखो 2y से 2y कैंसिल हो गया और 4x में से 2x को माइनस करेंगे, देखो इस साइड लेंगे तो 4x - 2x हो जाएगा और ये कितना आएगा आपका 14 आ रहा है, करेक्ट। तो 4x - 2x यानी कितना बचेगा आपका 2x बचेगा और ये 14 हो गया, ये इक्वल का साइन है, कंफ्यूज मत होइएगा, 2 नहीं लिखा है मैंने। तो x बराबर कितना आएगा 14/2 यानी 2 सत्ते 14। तो x हमने माना क्या है, x माना हमने गाय की संख्या और y माना हमने मुर्गियों की संख्या। तो कितनी गायें आपको पूछा है, गायों की संख्या बताओ, तो गायों की संख्या कितनी है, 7 है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है। अब देखो ये आपको मैं बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप तभी करना जब आपका थोड़ा सा हाथ ठीक हो। हाथ ठीक से मेरा मतलब ये है क्योंकि इसमें ना बहुत ही क्लोज आंसर्स भी आते हैं, यानी एकदम से क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, लेकिन अगर आपका कमांड अच्छा है तो आप ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हो। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, आपको अगर याद हो, मैंने काफी वीडियोस यहाँ पे डाली हुई है यूट्यूब पे, आपने देखी होंगी। तो उसमें एक तरीका मैंने बताया कि जैसे आपका एक ट्राइंगल है, अब इसमें आप बीच में एक डंडा ड्रॉ कर दो, तो ये 1 2 और टोटल 3 ट्राइंगल आपके बन रहे हैं, करेक्ट। अगर मैं एक और बनाऊं, जैसे ये बनाया, 2 डंडे ड्रॉ किए तो 1 2 3 बने, उसके बाद ये आपका बनेगा चौथा, फिर ये पांचवा, फिर ये छठा, फिर ऐसे आप काउंट करोगे तो बहुत लंबा चला जाता है। तो ऐसे में करना क्या होता है, जैसे आपको मान लो ये आपको एक ट्राइंगल दिया है, उसमें आपका एक डंडा है, तो एक आप इसमें मार्किंग कर दो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और 1 और 2 को जोड़ दो, तो आपके टोटल कितने हो गए, ट्राइंगल 3 हो गए। जैसे इसमें आपके 3 ट्राइंगल है तो 1 2 3 मार्किंग कर दो, इन तीनों को जोड़ दो, तो 1 और 2 3 3 3 6, तो टोटल इसमें 6 ही ट्राइंगल बनेंगे। कैसे 1 2 3, फिर आपका चौथा कौन सा आ गया, ये वाला आ गया, पांचवा ये वाला आ गया और छठा बाहर वाला हो गया। ध्यान देना क्या बोला मैंने, जैसे ये है आपका 1 3 डंडे, तो 1 2 3 ट्राइंगल, ये चौथा ये वाला हो गया, पांचवा ये वाला हो गया और बाहर वाला छठा हो गया। लेकिन इस तरह से आप काउंट नहीं कर सकते, बहुत टाइम लगता है। तो क्या करो, इनके अंदर मार्किंग कर दो 1 2 3 और इन्हीं को जोड़ दो, और इनको जोड़ दोगे तो वही आपको मिलेगा जितने इसमें ट्राइंगल टोटल बनेंगे। तो एक चीज नोटिस करो, मैं अगर ये वाला हिस्सा उठाऊं, इसका सिर्फ ये वाला हिस्सा बाहर को ले रहा हूं, ये हिस्सा उठाया मैंने, ये डंडा ऐसे है, तो इसमें कितने बनेंगे ट्राइंगल 1 2, ध्यान देना 1 2, तो टोटल 3 हो गए। अब इसमें एक लाइन और ड्रॉ कर दी, तो ये 1 2, फिर से इसमें 3 बन गए, तो टोटल इस वाले पूरे में, ध्यान देना मैं इस पूरे आधे मतलब इस 1/4 वाली फिगर की बात कर रहा हूं, तो इसमें टोटल कितने ट्राइंगल निकल के आए, 6 निकल के आए। और ऐसे कितने बन रहे हैं यहाँ पे पीस, एक तो ये है, 2 3 और ये बन रहा है चौथा, तो 4 फिगर बन रहे हैं और हर एक में कितने आएंगे, 6 आएंगे, तो 6 गुणा 4 कितना आएगा, 24 आएगा। अब आप कहोगे 24 तो यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे आंसर मैच करेगा, बताता हूँ कैसे करेगा। अब आपको यहाँ पे जो ट्राइंगल मिले हैं 24 मिले हैं और आपको लग रहा होगा आप सारे ट्राइंगल काउंट कर चुके हो, ये भी काउंट कर चुके हो, ये भी काउंट कर चुके हो, ये भी काउंट कर चुके हो और ये भी काउंट कर चुके हो, सारे काउंट कर चुके हो। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने सारे काउंट नहीं किए। मैं बीच वाला हिस्सा ले रहा हूँ, बीच वाले हिस्से को थोड़ा ऐसा देखिए, इसमें थोड़ा इस तरह की आपको दिख रही होगी ना, इस तरह आपको दिख रहा होगा ये, और यहाँ पे ऐसे ट्राइंगल दिख रहे होंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आपने ना ये सारे ट्राइंगल काउंट तो कर लिए हैं, लेकिन पता है मिस कौन सा हो गया, आपने ये वाला काउंट नहीं किया। कौन सा दिखेगा, एक ही ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल ये वाला है, तीसरा ट्राइंगल ये वाला है और चौथा ट्राइंगल ये वाला है, करेक्ट। तो ये 4 ट्राइंगल आपके पे छूट गए हैं, तो 24 तो आपने काउंट कर लिए,
24 में जब आप 4 ये जोड़ देंगे ना और तो ये 28 हो जाएगा। तो आपके टोटल कितने ट्राइंगल बनेंगे? 28 ट्राइंगल बनेंगे, जो कि आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है, वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है। वामावर्त मतलब क्लॉकवाइज, जिस दिशा में आपकी घड़ी चलती है। इसके पश्चात 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? चार ऑप्शन आपको दिए हैं कि उत्तर पूर्व है, उत्तर पश्चिम है, दक्षिण पूर्व है या फिर दक्षिण पश्चिम है। तो किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, एक देखो, सबसे पहले आप दिशा बना दो। ये आपका होता है नॉर्थ, साउथ, ये राइट हैंड में ईस्ट और ये आपका वेस्ट, ठीक है। तो कहाँ खड़ा है, उसका मुख कहाँ की ओर है? दक्षिण की ओर है। तो यहाँ पे आपका इसका मुंह इस साइड है, दक्षिण की ओर है। अभी कहाँ जा रहा है वो? वामावर्त जा रहा है, यानी देखो कितना जा रहा है, 135 डिग्री। तो देखो 90 तो यही हो गया, 90 में 45 और जोड़ दो, यानी 45 जोड़ दोगे कहां पे आ जाओगे आप पश्चिम और उत्तर के बीचों बीच में आ जाओगे। तो अभी वो व्यक्ति यहाँ पे पहुंच चुके हैं, वो पर्सन जो था, जो साउथ की तरफ जिसका मुंह था, तो वो इस साइड आ चुका है। कहां पे इसका मुंह है? अभी पश्चिम और उत्तर में। लेकिन वो उसने क्या बोला है, इसके पश्चात वो 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। तो 180 का मतलब क्या? आप इस लाइन को सीधा पीछे ले जाओ, इस लाइन को क्या ले जाओ, सीधा पीछे ले जाओ, क्योंकि ये आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री बनता है। तो यहां से वापस कितना चले जाओ? 180 डिग्री चले जाओ। तो ये जो वाली लाइन आएगी ना आपकी, ये वाली लाइन, ये बिल्कुल साउथ और ईस्ट के बिल्कुल बीच बीच में आएगी। तो अब व्यक्ति कहां पे आ गया? वापस मुड़ के कहां पे आ गया? अब वो आ गया साउथ और ईस्ट के बीच में। तो क्या बोलेंगे आप? दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व कहां पे आपका? देखो दक्षिण दिख रहा है आपको, दक्षिण पूर्व। तो कहां पे? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये अनुक्रम है आपका 1/2, 3/4, 5/8, 7/16, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और पूछा है आपको कि मतलब एक क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ आपके लिए थोड़ा टिपिकल हो सकता है, क्योंकि इसमें ना कुछ पैटर्न्स होते हैं। देखो अभी देखने में क्या दिख रहा है, पहले 1/2 है, फिर 2 से बड़ा 3 हो गया, 3 से बड़ा 4 हो गया, अब 4 के बाद 5 गया, लेकिन यहाँ पे तो 6 होना चाहिए था। अगर आप नॉर्मली सोचो तो यहाँ 6 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो थोड़ा सा क्वेश्चन मैं कहूंगा कि यहाँ अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन में अटक सकते हैं। इसका एक पैटर्न है, जो डायरेक्ट पैटर्न मैं आपको बताता हूँ क्या है, वो है आपका 2n-1/2 इसी पैटर्न पे सारे आपके क्या है, ये आपके भिन्न बनी है। कैसे? अगर मैं 1/2 की बात करूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1/2 की बात करूंगा तो उसमें n की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। तो 2 × 1 - 1 अपॉन कितना करेंगे? 2 की पावर 1, तो कितना होएगा? 2 - 1/2। तो ये आपका हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1, और ये आपका आ गया 1/2। अब अगर मैं n की जगह 2 रख दूं तो 2 × 2 - 1 ऊपर कितना आ जाएगा? 2 की पावर 2। तो 2 × 4, 4 - 1, और नीचे कितना आएगा? 4। तो 3/4 आपका बन जाएगा। आप देख सकते हो 3/4 है। अब n की जगह आप 3 रख दो, तो 2 × 3 = 6, 6 - 1/2 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। तो कितना आएगा? 7/8। देख लो आ रहा है 7/8। सॉरी यार, 6 में से 1 माइनस करोगे तो 7 कहां से आएगा? 5 आएगा। तो ये 5/8 आएगा। ऐसी गलती मैं बहुत करता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप नहीं करेंगे। अब आप 4 रख के देखो, तो 2 × 8 -1/2 की पावर 4, तो कितना आएगा? 7/2 की पावर 4 कितना होएगा? 16 होएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब क्या करना है, आप सीधे इसमें क्या आ रहे हो, n की जगह 5 रख दो। तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, देखो 2 × 5 - 1/2 की पावर 5, तो कितना आएगा? 2 पंजे 10, 10 में से 1 गया 9। अब देखो 2 की पावर 5, तो देखो आप 16 तक गए हो, 16 को 1 2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो 32 आ जाएगा ना। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 की पावर 5 सॉल्व हो गया। तो कितना आ गया आपका आंसर? 9/32। देख लो कहाँ पे, ऑप्शन ए में आपको आंसर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। तो देख लो 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन का अच्छा खासा वेटेज रहता है गाइस। आप थोड़ी सी मेहनत में आप एटलीस्ट 7 से 8 मार्क्स तो बहुत आराम से यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं, और रीजनिंग में पूरे मार्क्स भी स्कोर किया जा सकता है। आपको थोड़ा सा लॉजिक ढंग से लगाना है और आपको पूरे 10 मार्क्स भी यहाँ पे मिल सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ऐसे और भी रीजनिंग के वीडियो देखने हैं, या आप अगर यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है वेश्री क्लासेस। आपको गूगल प्ले स्टोर पे हमारी ऐप मिल जाएगी, और वहां पे जितने भी उत्तराखंड से रिलेटेड कोर्स हैं वो सारे आपको ऐप के अंदर मिल जाएंगे। आप वहां पे जाके अपने कोर्स को रजिस्टर कर सकते हैं, और डेमो वीडियोस भी आपको ऐप में देखने को मिल जाएंगी। और इसके अलावा आपकी कुछ क्वेरीज हैं या कोई भी आपको डाउट्स वगैरह है, तो कमेंट बॉक्स आपका है, वहां पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो गाइस मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।